या कोई जनरली पढ़ लेगा, कोई जनरल पढ़ेगा, बट phonetically its pronunciation is yonner and second one is yonera. इसी तरह एक वर्ड आएगा एक एज के बारे में, ये एक लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट एज है, जिसको भी दो तरीकों से पढ़ा जाता है, एक रेनेसांस और एक रेनेसां। लिहाजा जो प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश के अंदर मामला चलता है ना, उसके ऊपर हमने फोनेटिक्स को फॉलो करना होता है, अल्फाज की स्पेलिंग को नहीं देखते। बातों पर अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए हम स्पेलिंग को नहीं देखते, समटाइम बात बेसिस में देखेंगे 60 to 70% इंग्लिश वो है जो हम स्पेलिंग को साथ जोड़ के पढ़ेंगे। हमारे पास प्रोनाउंसिएशन का भी 30 to 40% हिस्सा वो है जो कि फोनेटिकली बोली जाएगी, नॉट केयरिंग अबाउट द लेटर्स, नॉट केयरिंग अबाउट द लेटर्स। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? पीछे जरा जोड़ तोड़ करके पढ़े वाला क्या बनेगा? हमारे में 9th के टीचर बताया करते थे रसिक चलो जी, जोड़ तोड़ करके पढ़े थे ना, तो वो कुछ और ही बन जाएगा। इसी तरह निमोनिया वर्ड है, उसकी फर्स्ट लेटर साइलेंट। देखिए ये तो हमारे पास वर्ड है, हम पढ़ते रहते हैं कि आपके पेपर का टाइप 3 आ रहा है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ पढ़ते हैं हार हावर, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं बिकॉज ये तो फोनेटिकल साउंड ही आपने साइलेंट है। इसको आप हावर भी नहीं पढ़ेंगे, आर ही पढ़ेंगे, आर, ये भी आर है, इसको भी हावर नहीं कहना आपने। दैट्स आवर क्लास, आर बोलने का दोनों का तरीका सेम है, इसका तो देखता है, पर दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। समटाइम वो चीजें भी चलती जाएंगी, और जो जितनी भी यूनिट्स आती है ना, वो सारी की सारी हमने स्टडी करनी है लिटरेरी स्टडीज के अंदर, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी लिटरेचर, दिस इज लिटरेरी स्टडी अबाउट ऑल द यूनिट्स। दुनिया का पहला नॉलेज, पहला यूनिट पोएट्री, दूसरा भी ड्रामा आया, ड्रामे के बाद फिर नॉवेल आया। अगर हम देखें ना, इसका सबसे पहला जो बिगिनिंग ऑफ दी, ये बिगिनिंग है इसमें, सॉरी ये बिगिनिंग है डबल एम के साथ, और ये इसको कहते हैं मदर ऑफ नॉलेज, ठीक है, मदर ऑफ नॉलेज। इसके बाद जो ड्रामे का सही पीरियड स्टार्ट होता है ना, ड्रामे का असल पीरियड शेक्सपियर ने ड्रामे को और उसके ग्रुप ने स्टार्ट किया था, इसको यूनिवर्सिटी विट का ग्रुप कहते हैं। उस ग्रुप लोगों ने स्टार्ट किया था, 7-8 लोग थे वो, उस ग्रुप का नाम था यूनिवर्सिटी विट, यूनिवर्सिटी से फादर लोग थे वो, समझ आई ना? जैसे ये आईएलएम विट यानी आईएलएम के फादर लोग, इसी तरह वो यूनिवर्सिटी विट थे, वो दो यूनिवर्सिटीज थी, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग थे 2-3 लोग, और 2-3 जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फारिग थे। उन लोगों का एक ग्रुप बन गया, उसका नाम यूनिवर्सिटी विट पड़ा। यूनिवर्सिटी विट ने बकायदा तौर पे ड्रामे का आगाज किया था। उसमें एक राइटर जो इनका सबसे बड़ा इनका टीचर माना जाता था, वो शेक्सपियर का भी टीचर है, उसका नाम क्रिस्टोफर मार्लो था। उस ग्रुप जो अच्छा उनका दौर कौन सा था? उनका दौर ये वाला था जो मैंने अभी पहले लिखे थे, रेनेसेंस का ही दौर था उनका। तो ड्रामा जो है ना, सही माने में रेनेसेंस के दौर में आया, और कल मैंने उसके ऊपर पेपर बनाया था। रेनेसेंस का ये वाला दौर है, 1500 से स्टार्ट होता है और 1660 तक है, 160 का दौर। ये वाला जो पोएट्री की बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, या पोएट्री का जो दौर है, वो तो क्लासिकल दौर में 450 मैंने पहला दौर 1066 तक लिखा था, पहले दौर में पोएट्री आती है।
ड्रामा सही मानों में, ड्रामा पहले भी लिखा गया है लेकिन सही मानों में जो ड्रामे का दौर जिसे समझा जाता है वो ये है। नहीं ना, इस दौर में प्रोज भी लिखे गए हैं लेकिन प्रोज का वो नाम नहीं था, यानी वो जो दौर है ना प्रोज के नाम में नहीं चलता वो दौर, थोड़ा बहुत मामला था प्रोज का भी और ड्रामे का भी। उस दौर में ड्रामे को डिफाइन ही डिफरेंट अंदाज से किया गया। इस दौर में ड्रामे जो आज हम ड्रामा देखते हैं, आज जो सारी इंडिया की फिल्में आप देखते हैं, जो पाकिस्तान के ड्रामे बीटीवी या सारे चैनल्स पे ड्रामे लगते हैं, वो ड्रामे कहां से ड्राइव किए गए हैं, वो ड्रामे मतलब उनकी बुनियादें क्या है, उनकी बुनियादें क्या पड़ी थी, समझ आई ना? ये वाले मतलब कौन से इस दौर में जो पोइटिक, इस दौर में जो ड्रामा भी लिखा गया ना वो भी पोइटिक अंदाज में लिखा गया था, उस ड्रामे को पोइट्री कहते हैं। यानी किससे कहानियां जो थी ना वो भी पोइटिक अंदाज में लिखी गई, वो पोइटिक ड्रामे थे। ठीक है, एक कहानी स्टार्ट हुई है शायराना अंदाज में और उस कहानी को उसने पोइटिक अंदाज से पूरा एक लंबा किस्सा बयान कर दिया उसके अंदर, तो पोइटिक ड्रामे थे। इस दौर में आप एडिपस रेक्स पढ़ेंगे, इस दौर में आप जो है वो ऑरेस्टिया का ड्रामा है वो पढ़ेंगे। इस दौर के अंदर बहुत बड़ी एक पोइटिक प्रोडक्शन की गई, जो पहली पोइट्री की प्रोडक्शन जो प्रिजर्व्ड है वो है बी वॉल्फ। तो परल इस तरह करके स्टाइलस था, मोहम्मद था, वर्जल था, ये सारे इस दौर के शायर कहलाते हैं और इन्होंने पोइटिक ड्रामे भी लिखे हैं। सबसे पहला इस दौर का ड्रामाटिस्ट जो है ना, जिसको फादर ऑफ ड्रामा कहते हैं, क्लासिकल इस दौर का फादर जो है ड्रामे के लिहाज से, पोइट्री के लिहाज से नहीं, उसका नाम है स्टाइलस। ये पोइट्री का दौर है, ड्रामे का ये दौर है। नॉवल का जो दौर स्टार्ट आता है ना, नॉवल जो है वो बकायदा तौर पे इसका स्टार्ट जो है वो 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है नॉवल। अब अगर आप देखते हैं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, बिगिनिंग ऑफ द लिटरेचर एंड दिस इज एक्चुअली ड्रामा प्रोड्यूस्ड इन द मिडल ऑफ द लिटरेचर। अच्छा, इसको अगर आप सारे लिटरेचर को यहाँ से पकड़े, हम अपना नुस्खा ये रख लें 450 वाला और हम अपना 2022 तक हमने यहाँ पे ट्रैवल करना है, अपने पूरी एक लिटरेचर की पूरे कोर्स को हमने स्टडी करना है, तो उसमें यहाँ से हम चलेंगे। अंग्रेज का पिन पॉइंट ये है और एक B.R. म्यूले की बुक है, अब वो एक पाकिस्तानी राइटर है, उसने इसका स्टार्ट किया है यहाँ से 670 से स्टार्ट किया। But we are following this one because this is truly mentioned by the English. ये इंग्लिश ने मेंशन किया है, उसने इसको जस्टिफाई किया है कि 670 से आगाज मैं क्यों ले रहा हूँ। किताबों में इनके दो वेरिएशन आएंगी, आप पाकिस्तानी बुक पढ़ेंगे तो 670 आएगा, आप एक फॉरेन बुक पढ़ेंगे तो 450 आएगा। अच्छा, इस दौर को अगर हम सारे को ये कहेंगे, इस दौर के अंदर ना अगर हम डिवाइड करने पे आए ना, तो मैं इसके डिवीजन 20 डिवीजन कर सकता हूँ, 20 पॉइंट्स पे डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैं 20 कैटेगरीज पे ला सकता हूँ। मतलब इसके अंदर कैटेगरीज फॉल, ये 160 वाला दौर है, इसके अंदर जो मोटे मोटे नाम है तकरीबन 6 नाम इसके अंदर आते हैं। मलका विक्टोरिया, मलका एलिजाबेथ भी इसके अंदर आती है, जिसको एलिजाबेथन एज कहते हैं, वो भी इसी दौर के अंदर ही फॉल करती है। यहाँ से अगर हम सिर्फ रेनेसेंस का मैं कहूँ ड्राइव करूँ, मलका एलिजाबेथ भी इसमें आ रही है, एलिजाबेथन एज भी इसी के अंदर ही है। इसके अंदर जैकब भी इसमें आता है, जेम्स वाला दौर, जेम्स 1, इसमें चार्ल्स भी इसमें आता है, चार्ल्स, इसको कैरोलिन एज कहते हैं। इसमें फिर ये ओवरऑल एक तो नाम हो गया रेनेसेंस वाला, दूसरा एलिजाबेथन वाला, तीसरा जैकोबियन वाला, चौथा कैरोलिन एज वाला। अच्छा, ये 4 नाम इसके अंदर आ गए। जब कैरोलिन की डेथ होती है, चार्ल्स की डेथ होती है, तो चार्ल्स की डेथ इसकी डेथ होती है 1649 में चार्ल्स की। इसके बाद अभी ये सेंचुरी जानी है 1500 से लेकर यहाँ से स्टार्ट होनी है और ये दौर जाना है 1660 तक। अभी इसके तकरीबन 49 से लेकर 21 इयर्स स्टिल लेफ्ट। उसमें इसका बेटा फिर आता है चार्ल्स 2, तो उसका दौर एक स्टार्ट हो जाता है। पर इसके बाद
अभी सेंचुरी बाकी है, 1700 तक जाना हमने, यानी 1660 से लेकर हम 17 तक जाएंगे, तो इसके अंदर रेस्टोरेशन पीरियड भी फॉल कर रहा है। पर अगर हम डिवीजन करने पे आए तो ये 20 लेवल्स के डिवीजन में दे सकता हूं। एक एज के अंदर 2 3 4 चीजें हैं, और कल मैंने तकरीबन 7 से 8 डिवीजन मैंने कल की, मोटी मोटी डिवीजन के ऊपर से पकड़ना। अगर हम इस सारी हिस्ट्री को ये डिवीजन दे दें, दिस इज द क्लासिकल, ये मिडिल दौर है, और ये मॉडर्न दौर है, पोस्ट मॉडर्न दौर है, ये क्लासिकल पुराना दौर है, ये ओल्ड है। अगर हमने सारी इस 20 डिवीजन को ले आओ कि नहीं जी ये मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये मिडिल है एंड दिस इज द मॉडर्न। देखिए ना, हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे होते हैं, 12 डिवीजन होगी टाइम की। अगर आपको कहा जाए कि मोटे मोटे 3 पार्ट्स करें, तो आप ये कहेंगे सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे ही कहेंगे ना। तो अगर हम इसकी डिवीजन इस अंदाज से करें कि सारी एज को हमने 3 पहले पार्ट्स में ले जाए, तो फर्स्ट इज द ओल्ड एज, देन मिडिल एज एंड देन मॉडर्न एज। अब आगे जाके हम क्लैरिफाई करेंगे मॉडर्न एज ये है, पोस्ट मॉडर्न एज ये है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे साइंस का आगाज हुआ